अब हम लोग मॉडल सेट 2 का प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए आप। लिखा है द एवरेज ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000, इट्स एसेट्स and liabilities, assets 5 lakh and liabilities 2 lakh respectively. Normal rate of return 10%. Calculate goodwill by super profit method of 2 years purchases of super profit. अब क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ पहले आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹50,000, ये तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इस फर्म का एसेट्स 5 लाख रुपए का है। इस फर्म की लायबिलिटीज 2 लाख रुपए की है। तो देखिए जब एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहता है ना तो आप कैपिटल भी निकाल सकते हैं। एसेट्स में से लायबिलिटीज को आप डिडक्ट कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा तो आपको कैपिटल निकल जाएगा। तो इस एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाए तो आपका कितना आ गया, 3 लाख रुपए का कैपिटल आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बड़े प्रेम से नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकाल लेना है। तो जो कैपिटल आपका लगा था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, इसका नॉर्मल प्रॉफिट का रेट आपका क्वेश्चन में भी आपने देखा ना कि 10% दिया है। तो इसको आप काटेंगे ना तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपए आ गया। अब देखिए आपका एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल आपने भी निकाल लिया। अब देर किस बात की, अब आपका सुपर प्रॉफिट निकालने में 1 सेकेंड लगेगा। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही आपने पढ़ा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000 रुपए था और नॉर्मल प्रॉफिट आपने अभी निकाला 30,000 रुपए, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 20,000 रुपए। सो अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल कितना बोला है आपका, तो 2 टाइम्स बोला हुआ सुपर प्रॉफिट का। तो 20,000 को 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इस प्रश्न में गुडविल 40,000 रुपए आ जाएगा और यही 40,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 20,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2002 40,000, सब्सक्रिप्शन एडवांस 2023 20,000। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं ना तो उसमें इनकम साइड, जब आप इनकम साइड जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इस तरह का प्रोफार्मा फॉर्मेट होता है और इधर एक्सपेंडिचर को हम लोग दिखाते हैं और इस जगह पर हम लोग इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, यही फॉर्मेट होता है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो यहां पर इनकम को दिखाते हैं तो बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल आपने चंदा कितना प्राप्त किया है, 50,000। इसमें 2023 का चंदा भी है, आप 2022 का हिसाब कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, ये आपको माइनस कर लेना। 20,000 रुपए इसमें 2023 का है, इसको तो आप पहले घटा लीजिए। अब आपका सब्सक्रिप्शन कितना बचा, 30,000। आपका 20,000 2023 का, इसको घटा लीजिए। अब एक फॉर्मूला बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, जब भी आउटस्टैंडिंग का काम करें सब्सक्रिप्शन में ना, तो क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग या करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग को प्लस कीजिएगा। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का लास्ट है वो भी क्लोजिंग है, और ओपनिंग यानी कि अगर मान लीजिए आप 2022 का आप बना रहे हैं तो 2022 में अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस करिएगा, और 2021 का अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो उसको माइनस कीजिएगा। ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, ठीक है, तो यहां पर लेस कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर
2021, ये आपका लेस हो जाएगा। ये अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 20,000 रुपए का अमाउंट दिया हुआ, 20,000 का अमाउंट आपका दिया हुआ क्वेश्चन में, ये लेस हो जाएगा। आपका बचा 10,000 और ये लेस हो जाएगा ना, ओपनिंग वाला लेस हो गया। अब क्लोजिंग जो 2022 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2022 40,000, तो यहां पर ऐड कर लीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2022। ये 40,000 मिलेगा आपको, मिला नहीं तो मिलेगा, तो आपका टोटल बाहर में 50,000 रुपया सब्सक्रिप्शन चला गया, जहां थे वहीं पर आ गए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि पी, क्यू और आर एक फर्म में पार्टनर हैं, 2:3:5 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यू रिटायर कर जाता है और क्यू के रिटायर करने के बाद अब बचे पी और आर, वो अपने प्रॉफिट और लॉस को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, तो 2:3 में आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, इसमें आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पी, क्यू, आर 3 पार्टनर हैं। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। पी, क्यू और आर 3 पार्टनर हैं और इन पार्टनर्स का रेशियो कितना हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, तो 2:3:5 ये रेशियो है। तो आप रेशियो देखिए, 2, 3, 5, 5, 10 हुआ, तो 2/10 हो गया इसका, इसका 3/10 हो गया और इसका 5/10 हो गया। अब क्यू रिटायर हो गया, क्यू के रिटायर होने के बाद अब बच गए पी और आर। तो अब पी और आर जब बच गए तो इनके बीच का जो रेशियो है वो रेशियो बोलता है कि न्यू रेशियो ये 2:3 हो गया, यानी कि 2/5 और 3/5, ये आपका न्यू रेशियो हो गया। यहां पर लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, न्यू रेशियो। ठीक है, और ये जो है ये ओल्ड रेशियो है, पुराने अनुपात में ये प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा था। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोलता है या गेन रेशियो निकालने बोलता है। तो गेन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। आपको लिखना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब जैसे P का गेन निकालिए, तो P का न्यू कितना है, 2/5 है, और P का ओल्ड कितना है, 2/10 था। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लीजिए तो 10 होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपका हो गया 2/10। अब R का देखिए, तो R का न्यू रेशियो कितना है, 3/5 है, और R का ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10 था। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 3 6 और यहाँ 5, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1/10 हो गया। तो अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो आप निकालना चाह रहे थे ना, तो गेनिंग रेशियो P का और R का क्या हो गया, इसका 2/10 हो गया और इसका 1/10 हो गया, ये 10 कैंसिल कीजिए, तो 2:1, यही आपका गेनिंग रेशियो हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 सेट 2 का अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि XYZ हैज इशू 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ फर्नीचर ₹60,000। राइट एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन XYZ। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि XYZ जो है ना 60,000 का फर्नीचर खरीदा और उसके बदले में वो 10 रुपए वाला 5,000 शेयर इशू कर दिया। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। आप देखिए इसको, फर्नीचर कितने का परचेज किया, फर्नीचर परचेज 60,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया और इशू कर रहा है इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर कितने का दिया, वो 5,000 शेयर 10 के रेट से दिया, तो 50,000 रुपए का दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 60,000 का फर्नीचर लेके 50,000 का शेयर दिया, तो 10,000 रुपए वो नहीं दिया। इसका मतलब वो अपना शेयर जो है वो प्रीमियम पर दे रहा है। तो इसका एंट्री आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो फर्नीचर परचेज किया है, तो आपको यहाँ जर्नल एंट्री करना होगा
फर्नीचर परचेज करने का, तो आप एंट्री करेंगे फर्नीचर परचेज, या केवल फर्नीचर भी लिख सकते हैं। अकाउंट को डेबिट कीजिएगा 60,000, और बदले में क्या दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप इक्विटी शेयर कितने का दे रहे हैं 50,000। अब यहाँ नीचे में शॉर्ट कर रहा है 10,000, तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपने शेयर का वैल्यू बढ़ा के दे रहे हैं, 60,000 के बदले 50,000 का शेयर दे रहे हैं, तो जरूर ये शेयर आप प्रीमियम पे दे रहे हो, तो इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिएगा। यहाँ आप लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, और नरेशन जरूर लिखिएगा। बीइंग इश्यू ऑफ 5,000 रुपीज 10 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम, अब प्रीमियम पे दे रहे हैं ना, एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर, क्यों दे रहे हैं तो परचेज किए थे आप, तो फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने के लिए दे रहे हैं आप। तो ये जर्नल एंट्री का नरेशन भी आपको लिख देना होगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर तो थ्योरिकल है, उसको हम लोग बाद में देखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। दिया हुआ है बैलेंस बीडी 2270 का है, सब्सक्रिप्शन 32,500 है, लाइफ मेंबरशिप फी 3250 है, डोनेशन 2500 है, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 7,250 है, सेल ऑफ बुक्स 750 है, इंटरेस्ट मिला है 100 रुपए का, ये इनकम साइड का हो गया। एक्सपेंडिचर साइड में रेंट आपका 6,600 है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम दिए हैं 3200, फिर से रेंट एक बार दिए हैं 730 रुपए, स्टेशनरी 1480 रुपए का हम लोगों ने बाई किया है, और लेक्चर फी हमने पेमेंट किया है 1050 रुपए। अब देखिए यहाँ स्टेशनरी का अगर कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिख के दिखाते, यहाँ पर हमारा स्टेशनरी का खर्चा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इस साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड जो है उधर में हम लोग को इनकम को दिखाना है, और ये अमाउंट का कॉलम है तो आप जान ही रहे हैं, तो डिटेल हम लोग समझते हैं। ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन का। इसमें बैलेंस बीडी और सीडी को नहीं लिया जाता है। अब मान लीजिए ये रिसीव पेमेंट है, तो यहाँ पर बैलेंस सीडी, अगर कुछ बचा होता इसको टोटल करने के बाद कुछ बचा होगा तो बैलेंस सीडी में आएगा, तब तो इसका हमको कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो इनकम साइड में हम यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन। अब चंदा हमको मिला है 32,500 का, तो 32,500 का चंदा मिला तो है, लेकिन एक एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि इस चंदे में 500 रुपए का चंदा वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो यहाँ पर लेस कर दीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन फॉर 2022, और हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो भी नाम है महिला समिति क्लब का नाम है, तो यहाँ पर महिला समिति फॉर द ईयर एंडिंग 31 जो भी है 2021 का हम बना रहे हैं, अपना डेट डाल दीजिएगा। तो यहाँ 500 रुपए तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये तो माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 32,000 बचा। ठीक, अब यहाँ पर बोलता है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव, अभी 750 रुपए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, तो एड आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस साल का बकाया है 750, ये आपको मिलेगा अभी, और तो 32,750 सब्सक्रिप्शन का, और कहीं कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इससे ज्यादा, तो आप इस 32,750 को बाहर कर दीजिए। अब क्या क्या आपको इनकम है, तो इनकम में सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी भी इनकम होता है, तो आ जाइए आप यहाँ पर लिख दीजिए लाइफ मेंबरशिप फी। आपका लाइफ मेंबरशिप फी 3250 है, तो आप यहाँ 3250 रुपए लाइफ मेंबरशिप फी ले लीजिए। डोनेशन अगर स्पेशल डोनेशन होता तो लाइफटेज में चला जाता, या डोनेशन का कुछ परसेंट बोलता तो लाइफटेज में डालने तो डालते। यहाँ पर इनकम है ये डोनेशन,
स्पेशल डोनेशन नहीं है, इसलिए इनकम में आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, यहाँ प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 7,250 है, ये भी आपका इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, ईटी लिख देते हैं शॉर्ट में, और इसका अमाउंट आपका है 7,250 रुपये, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ बुक्स, इसको आप मत दिखाइए, क्योंकि अगर ये दिया होता कि 700 रुपए का बुक है, उसको हम 750 में बेचे हैं, तो जा करके हम लोग यहाँ पर सेल ऑफ बुक्स को दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे अभी हम बुक को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि आपके पास टोटल बुक्स ओपनिंग में कितना था, आपके पास 2000 का बुक्स था। अब बुक्स पर 10% का डेप्रिसिएशन था, तो अगर आप देखते हैं तो आपका बुक्स जो है 200 का डिप्रिशिएट हुआ, तो 2000 का बुक में 200 का डिप्रिसिएशन हो गया, तो अभी भी आपके पास बुक कितना बचा, 1800 का। अभी 1800 का बुक को आपने बेच दिया 750 में, 1800 का बुक था और आपने बेच दिया 750 में, तो 0, 10 में से 5, 7 में से 0, 1050 का आपको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आप लिखा सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ बुक, 1050 का आपको नुकसान हुआ बुक बेचने से। और डेप्रिसिएशन ऑन बुक भी दिखा दीजिएगा, आपका बुक का डेप्रिसिएशन 200 रुपए का हुआ है। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन हो, उसको भी यहाँ पर आपको दिखाना है। आपका क्वेश्चन है बिल्डिंग 20,000 रुपए का था, तो बिल्डिंग 20,000 का था और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 5% का है, तो इसको आप निकालेंगे तो 1,000 रुपया बिल्डिंग पर भी डिप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। और यहीं पर आप डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी दिखा दीजिएगा। अब आपका फर्नीचर क्वेश्चन में 3,000 रुपए का था, तो फर्नीचर 3,000 का था और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन 5% का है, तो 3,000 का 5% आपको निकाल देना है, तो 150 रुपये फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन आ जाएगा। यहाँ 150 दिखा दीजिए। तो तीनों का डिप्रिसिएशन हम लोग दिखा दिए हैं। अब खर्च साइड में क्या क्या और है, तो देखिए लेक्चर फी आप दिए 1050, इसको भी दिखाइए। लेक्चर फी 1050। इसके बाद स्टेशनरी परचेज किए हैं आप, ऐसे तो स्टेशनरी एसेट्स हैं लेकिन बचा हुआ, लेकिन आप अगर पूरा कंज्यूम कर दिए हैं तो ये आपका खर्चा में ही आएगा, 1450। रेंट आपका 2 जगह दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए आप रेंट को दोनों मिला लीजिए। अब या तो क्वेश्चन में गलती से दे दिया है या फिर 2 बार रेंट देना पड़ा होगा क्लब को या समिति को, तो 6,000 कितना हो जाएगा, 7,330। 2 बार रेंट नहीं लिखना है, ये इसको और ये रेंट को मिला लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी आपने दिए हैं, ई चार्ज कर देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपने 3200 रुपए दिया है, तो मिला लीजिए आप खर्चा में। रेंट दोनों मिला करके हमने दिखा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमने दिखा दिया है, स्टेशनरी दिखा दिया, लेक्चर फी दिखा दिया है, स्टेशनरी लेक्चर फी दिखा दिया है, और डिप्रिसिएशन बुक का, बिल्डिंग का और फर्नीचर का भी दिखा दिया है। और बुक को बेचने से लॉस हुआ है, 2000 का बुक में 200 का डिप्रिसिएशन काट के 1800 हुआ, 1800 का बुक को 750 में बेचे तो 1050 रुपए का बुक पर लॉस हुआ, उसको भी डेबिट में दिखा दिया। इनकम साइड आप देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन दिखा दिया, लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट दिखा दिया, सेल ऑफ। अब एक इंटरेस्ट हमको मिला था 100 रुपया, इसको हम लोग अभी नहीं दिखाए हैं। इंटरेस्ट ये रिसीव्ड होगा जरूर, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ रिसीव साइड में। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है। आइए इसको जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। तो आप इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका 45,850 आया, यही टोटल को यहाँ बैठा के यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस किया तो 15,460 आया, ठीक है। अब 15,460 माइनस किए तो आपका ये 30,390 का ये सरप्लस आया, इसको सरप्लस लिखिए या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 1 जनवरी 2022 को मेहता लिमिटेड कंपनी 100 रुपया वाला 1 लाख डिबेंचर 4% डिस्काउंट पर इशू किया। 3 साल के बाद इसका रिडम्पशन होना है 6% प्रीमियम पर, और इसका जो अमाउंट है वो कैसे पे होना है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि
40 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब देखिए इसका 3 साल के बाद इशू किया गया डिस्काउंट पर, याद रखिएगा डिबेंचर इशूड किया गया है डिस्काउंट पर और रिडम्पशन होगा 6% प्रीमियम। इशूड किया गया 4% डिस्काउंट पर और रिडम्पशन होगा 6% के प्रीमियम पर। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 100 रुपीज वाले हैं और कितना डिबेंचर है? 1 लाख डिबेंचर है। तो यहां पर 1 लाख डिबेंचर है, उसका परसेंटेज कितना है? तो 1 लाख डिबेंचर है, यहां पर इंग्लिश में 8% डिबेंचर है। 8% 1 लाख डिबेंचर at the rate of ₹100 each। Issued at 4% discount and redeemable at 6% प्रीमियम। तो यहाँ पर 6 केस होता है डिबेंचर का इशूड का। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस है ये। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो हम लोग इसका सारा काम एप्लीकेशन मनी एज इट इज ले लेंगे, अलॉटमेंट के समय इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो 100 रुपीज का 100 रुपीज लेना था, अब ₹100 था, अब इसका 4% डिस्काउंट है तो ₹4 डिस्काउंट में आ जाएगा, यानी 94 जाना है। तो एप्लीकेशन पे ₹40, अलॉटमेंट पे ₹40, 40 40 80। अब हमको 96 लेना है भाई, तो कितना बच गया? ₹16 हमारा फाइनल कॉल हो गया। ठीक, अब ये जब रिडम्पशन होगा ना तो 6% प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, तो ये तो कंपनी के लिए लॉस है। और 4% डिस्काउंट पर इशू हुआ, ये भी कंपनी के लिए लॉस है। तो इसका एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री आपका एप्लीकेशन का होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब एप्लीकेशन मनी ₹40 है, तो 1 लाख डिबेंचर पर ₹40 के हिसाब से कंपनी के पास यहाँ पर ₹40 लाख आ जाने चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर 1 लाख है, तो यहाँ पर भी 40 लाख आपको दिखा देना है, यहाँ पर भी 40 लाख आपको दिखा देना है। एप्लीकेशन का काम फिनिश हो गया। अब यहाँ पर अलॉटमेंट के समय आपका एंट्री क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पर टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट और टू यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को भी शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा सा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको कितना रुपया मिल रहा है? ₹40 मिल रहा है, डिस्काउंट काट के मिल रहा है ₹40। तो 10 लाख डिबेंचर पर ₹40, यानी आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है? 40 लाख रुपया आपको मिल रहा है। यहाँ पर 40 लाख मिल रहा है, बात को समझिएगा। अब ₹40 यहाँ पर आप 40 लाख रुपया आपको मिल रहा है, और डिबेंचर का वैल्यू कितना था? यहाँ पर टोटल डिबेंचर का वैल्यू अगर यहाँ मल्टीप्लाई हम करें तो टोटल डिबेंचर का यहाँ पर कितना, आपका प्रीमियम कितना देना है? तो एक बात याद रखिएगा, प्रीमियम 6% का देना है, तो ₹6 प्रीमियम हो गया। तो 1 लाख डिबेंचर पर ₹6 तो प्रीमियम हो गया, तो यहाँ ₹6 लाख प्रीमियम हो गया, यहाँ 6 लाख का प्रीमियम हो गया। अब ये डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना रहा होगा? ₹4 यहाँ डिस्काउंट भी तो कर चुका है, यानी कि ₹44 रहा होगा। तो यहाँ पर 1 लाख इंटू 44 यानी कितना हो गया? 4,40,000। तो आपका बाकी पैसा कहाँ चल गया? 44 लाख, सॉरी 44 लाख। तो बाकी 44 लाख और 6 लाख 50 लाख।
तो आपका यहाँ लॉस हो गया 10 लाख का, ये लॉस में 10 लाख रुपए चला गया। कैसे लॉस चला गया आपको बताते हैं। देखिए 1 लाख डिबेंचर पर 4% डिस्काउंट आपने दिया था, तो 4 लाख तो डिस्काउंट का लॉस हो गया, और 1 लाख डिबेंचर पर 6% प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, तो 6 लाख ये देना पड़ेगा, तो टोटल 10 लाख का लॉस हुआ। ये बैलेंस होके आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपका फाइनल कॉल एंट्री करना है, तो 8% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना है टू यहाँ पर 8% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल में 1 लाख डिबेंचर पर फाइनल कॉल कितना बचा हुआ था? फाइनल कॉल 16 रुपये बचा हुआ था, तो 16 रुपये के हिसाब से यहाँ 16 लाख रुपया कंपनी मांग रही है, और 16 लाख रुपया कंपनी को मिल भी गया। ठीक है, ये 16 लाख आप दिखा दीजिएगा। यानी यहाँ क्वेश्चन क्या था इसको समझ लीजिए आप। डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया था, कंपनी बोली 4 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 96 में कंपनी आपको दे रही है। अब कंपनी का काम है 40 रुपया एप्लीकेशन पे देना है, 40 रुपया अलॉटमेंट पे देना है, और 16 रुपया जो बचा हुआ 96 देना है, 16 रुपया फाइनल कॉल में देना है। तो ये 40 कैसे हो पता है? एक्चुअली ये 44 था, 4 रुपया डिस्काउंट यहाँ माइनस, क्योंकि अलॉटमेंट में ही होता है, तो 40 रुपया यहाँ मांगा जा रहा था। तो अलॉटमेंट के समय 4 रुपया डिस्काउंट का भी काम होगा, और क्योंकि अलॉटमेंट के समय ही शेयर दिया जाता है पब्लिक को। और अब यहाँ पर कंपनी को पता है कि मेरे को 2 तरह का लॉस है, 4% जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी कंपनी के लिए लॉस है, और 6% एक्स्ट्रा वापस करना होगा रिडम्पशन के समय, वो भी कंपनी के लिए लॉस है। तो टोटल 10% का लॉस हुआ, तो 10 लाख रुपए का लॉस यहाँ पर हुआ। तो ये एंट्री हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। आइए सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन सुविधा के लिए यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ 1,25,000, ट्रांसफर टू जनरल लीजर 15,000, इंक्रीज इन डेटर 20,000, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 10,000, इंक्रीज इन स्टॉक 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। अब ऊपर में लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इससे हमको कैश फ्लो बनाना है। तो अब यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग यहीं पर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इनडायरेक्ट मेथड से बन रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेथड का कोई आइटम नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग बना रहे हैं। अब यहां पर 2 कॉलम आप बनाएंगे। ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है, ये आपका अमाउंट का कॉलम है, ये भी आपका अमाउंट का कॉलम है, रुपीज यहां लिख दीजिए आप। अब यहां सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है इसको आपको लेना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल आपका नेट प्रॉफिट 1,25,000 हुआ था, इसको दिखा दीजिए आप अंदर वाले कॉलम में भी दिखा सकते हैं, बाहर में भी दिखा सकते हैं। अब इसमें जैसे जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बना रहे हैं हम लोग, वो सब एड होगा, तो यहाँ सारा एड में जाएगा। जैसे आपका ट्रांसफर ऑफ, इसका फॉर्मेट आप देखे होंगे पीछे वीडियो कैश फ्लो का बनाया, उसमें देख लेंगे आप। ट्रांसफर टू जनरल लीजर, आप जनरल लीजर में कोई पेमेंट जो ट्रांसफर किए थे 15,000, ये एड में जाएगा। खाली इसमें यही देखना है कौन एड में जाएगा और कौन लेस में। इसके बाद डिस्काउंट या गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो उस पर डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट ऑन शेयर। रिटर्न ऑफ, अब रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना। जनरली होता क्या है कि 2 साल का दे देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑन शेयर यहाँ दे दिया, डिस्काउंट ऑन शेयर यहाँ मान लीजिए कि 10,000 है और यहाँ आपका 8,000 हो गया है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग एक कम हो गया तो उसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं। तो
अगर क्वेश्चन में इस तरह का 2 साल का दे दिया तब आपको ऐसे कंपेयर करके देखना है, लेकिन यहाँ पर खुद निकाल के दे दिया डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ 10,000। अब मान लीजिए यहाँ पर 20,000 था और यहाँ 10,000 हो गया, तो डिस्काउंट कितना रिटर्न ऑफ हुआ 10,000, तो वही डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 10,000। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद किसी भी तरह का फिक्स एसेट्स को बेचने में अगर लॉस होता है तो वो मेरा एड में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर को जब हम बेचे थे तो उसको बेचने से हमको लॉस हुआ था 8,000 का, तो अब आप कहिएगा कि इसको ऐड का है कि ये लॉस हुआ, तो लॉस तो माइनस होना चाहिए। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आपका काम बिजनेस करना, फर्नीचर बेचना आपका काम नहीं थे, आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना। तो फर्नीचर बेच के जो लॉस हुआ आपके बिजनेस का लॉस तो नहीं हुआ, ही नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ, तो इसलिए इसको आपको ऐड में डालना है। और अगर इनकेस प्रॉफिट होगा किसी एसेट्स को बेचने से तो लेस में होगा। जैसे यहाँ पर एक आइटम और हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये लेस आइटम हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 5,000, ये 5,000 आपका लेस आइटम हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का करंट एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो लेस होगा, लेस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। किसी भी तरह के करंट एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो वो लेस आइटम है, और डिक्रीज करेगा तो एड आइटम है, तो इसीलिए इसको हम बाद के लिए रखे थे। जैसे देखिए यहाँ पर इंक्रीज डेटर करंट एसेट्स है, डेटर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये लेस होगा हमारा, तो यहाँ पर इंक्रीज इन डेटर, ये भी लेस आइटम है हमारा, 20,000 ये लेस आइटम है। उसी तरह से आपका एक और हम यहाँ छोड़े हुए थे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक भी करंट एसेट्स है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, और इसका वैल्यू 12,000 है, तो ये 12,000 भी लेस में चला जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कोई आइटम छूट तो नहीं रहा है। प्रॉफिट ये लेस होगा, इसको दिखा दिए हम, लॉस ए प्लस होगा, ठीक है, ये एड में दिखा दिए, डिस्काउंट एड होगा, ट्रांसफर एड होगा, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइटम गिनना तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक प्रॉफिट है। अब यहां से इसको बाहर ले जाइए आप, तो हम देख रहे हैं कि प्लस आइटम कितना है, 15 10 25 8 33, 33,000 प्लस आइटम है, और 20 12 32 और 5 37, 37,000 जो है मेरा माइनस आइटम है। तो मेरा माइनस आइटम 4,000 ज्यादा हो रहा है, तो मेरा यहाँ माइनस बाहर आएगा, माइनस। अब 1,25,000 में 4,000 माइनस हुआ तो 1,21,000 हुआ, तो यहां पर लिखाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यही आपका आंसर हो जाएगा 1,21,000। तो ये आपका ये 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आप हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए 2021 और 2022, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। इसी तरह यहाँ पर एसेट साइड में दिया हुआ है। तो आपका क्रेडिटर 40,000 था और बाद में हो गया 44,000, क्रेडिटर 4,000 बढ़ा है। आईडीबीआई बैंक से लोन 40,000 था और ये 30,000 हो गया, यानी कि लोन का हम लोग पेमेंट किए होंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट था और बाद में हो गया 8,000, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। शेयर कैपिटल 80,000 का था और हो गया 1,03,000, तो यहाँ 23,000 रुपया का शेयर कैपिटल हमारा बढ़ा है, तो जरूर शेयर इशू हुआ होगा। कैश आपका 5,000 था और हो गया 3,000। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो बनाते हैं हम लोग, तो इसका लास्ट आंसर क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये 3,000 ही लास्ट में मैच हो जाना चाहिए, तभी समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक ही आइटम यहाँ पर है।
ये ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग के बराबर इसके बराबर आंसर आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा तो आपको आंसर एग्जाम में आराम से चेक भी हो जाएगा। तो लोग बना के देखेंगे यही आंसर आएगा, ठीक है। डेटर का ओपनिंग 25,000 और क्लोजिंग 30,000। डेटर हमारा डिक्रीज किया है। स्टॉक हमारा ओपनिंग में 30,000 है और क्लोजिंग में 42,000 है, तो स्टॉक मेरा इंक्रीज किया है। मशीन 60,000 का था, 60,000 आ गया। बिल्डिंग मेरा 45,000 था और 60,000 का हो गया। तो देखिए इसको हम लोग जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आंसर आपको देखिए यहां पर बगल में बना रहे हैं। यहां आप लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये इनडायरेक्ट मेथड से ही हम लोग बना रहे हैं, तो यहां पर इनडायरेक्ट मेथड आप लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। अब यहां लिख दिया। अब एक काम कीजिए, फॉर्मेट अच्छा से बनाइए। 2 अमाउंट कॉलम होता है, अमाउंट कॉलम 2 लिख लीजिए आप। अमाउंट कॉलम डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखिएगा। एक फाइनल कॉलम होता है और एक वर्किंग नोट कॉलम होता है, ये पार्टिकुलर है आपका। तो सबसे पहले यहां पर ए नंबर, आप कैश फ्लो होगा कि यूज होगा आपको तो नहीं पता है, तो आप ऐसा कीजिए यहां पर कैश फ्लो ऑब्लिक देखिए यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। अब इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पीएल प्रॉफिट लेते हैं। तो पीएल अकाउंट में आप देखिए आपका प्रॉफिट यहाँ पर 8,000 हो गया है, जबकि ओपनिंग में 5,000 था, तो 3,000 का प्रॉफिट आपका बढ़ा है। तो 8,000 में से 5,000 आप यहाँ माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट कितना हो गया 3,000। आपको मन करता है बाहर कॉलम में ले जाने तो बाहर लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक आप कर लिए। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, शेयर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन वगैरह आता है। तो एक काम कीजिएगा, जैसे मशीनरी का जो वैल्यू है वो आपका 60,000 का था और अभी भी 60,000 का, लेकिन मशीनरी में डिप्रिसिएशन आपका हुआ है 6,000 का। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एक मशीनरी का लेजर बना लीजिए। इससे पता चलेगा कि हमने मशीनरी कितना परचेज किया है और कितना सेल किया है। तो जब भी किसी फिक्स एसेट्स का आप लेजर बनाते हैं ना, तो उसका बैलेंस बीडी आपको डेबिट में दिखाना है। तो टू बैलेंस बीडी। अब आपका मशीनरी का बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 60,000 था और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी करके हम दिखाते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस भी 60,000 है, ओपनिंग भी 60,000 है और क्लोजिंग भी आपका 60,000 है। तो क्लोजिंग में 60,000 आप दिखा दीजिए। अब इस मशीन पर डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन मशीन पर डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो मशीन पर डिप्रिसिएशन 6,000 का हुआ है। चलिए यहाँ पर 6,000 दिखा दिए। अब देखिए इसको जब हम लोग टोटल करेंगे तो किधर का बड़ा है आपका बड़ा हो गया क्रेडिट का। कितना बड़ा हो गया 66,000 हो गया। यही 66,000 आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ शॉर्ट कर रहा है 6,000 का। ये जितना भी शॉर्ट करता है ना, इसका मतलब आप इतने का मशीनरी परचेज किए हैं, तो इसको आप लिखिएगा कैश परचेज। कैश परचेज अब कैसे समझे कैश परचेज, तो देखिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है दैट मीन्स आप पैसा खर्चा करके मशीनरी खरीदे होंगे। तो ये खरीदे होंगे तो पैसा आया नहीं होगा बल्कि आपका गया होगा, तो ये लेस हो जाएगा आपका। कहाँ, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये 6,000 आपका लेस हो जाएगा। और ये जो डिप्रिसिएशन होता है ना, ये एक तरह का पीएल अकाउंट का आइटम है। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे तो डिप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिएगा। 2 काम यहां से निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक डिप्रिसिएशन है ना, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑन, अब यहाँ 2 डिप्रिसिएशन है, तो एक यहाँ पर पहले मशीनरी ले लेते हैं हम लोग। मशीनरी का डिप्रिसिएशन 6,000 का था और एक बिल्डिंग पर भी डिप्रिसिएशन कुछ ना कुछ आएगा, या भी हम लोग इसका लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 6,000 परचेज की है मशीनरी, इसका काम हम लोग जब बनाएंगे, अभी हम लोग इन्वेस्टिंग में आएंगे तो याद रखना है आपको। अब ये सेकंड नंबर लेजर हम लोग बिल्डिंग का बना लेते हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा
कि आप कैसे समझेंगे कि मशीन का और बिल्डिंग का लेजर बनाना। तो देखिए, मेरा सलाह अगर आप मानते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आइटम 2 बार से ज्यादा हो, 2 बार है तब तो यही कंपेयर कर लीजिएगा कि मतलब भी कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन 3 बार है, जैसे मशीन एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग और मशीन का एक डिप्रिसिएशन है, 3 आइटम है तो लेजर बना लेना चाहिए। उसी तरह बिल्डिंग का देखिए ओपनिंग है और क्लोजिंग है और ये डिप्रिसिएशन भी बिल्डिंग का दिया, 3 आइटम हो गया, इसका लेजर अवश्य बना लेना चाहिए। अब जैसे आप मशीन का लेजर बनाए थे ना, सेम उसी तरह से आप डिप्रिसिएशन का बना लीजिए। तो मशीन जैसे एसेट्स होता है तो डिप्रिसिएशन भी एसेट्स है, तो इसका भी बैलेंस बीडी आपका डेबिट में ही आएगा। तो बैलेंस बीडी आप लिख करके, अब बिल्डिंग का बैलेंस बीडी आपका 45,000 था और बैलेंस सीडी आप यहाँ उल्टा साइड में बाई बैलेंस सीडी आप लिख के, और इसका बैलेंस सीडी 60,000 था, दिखा दिए। अच्छा, बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन 4,000 हुआ था, तो बाई यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख करके और यहाँ पर भी 4,000। अब देखिए आपका क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट का टोटल आपका 64,000 हो गया। यही 64,000 का टोटल आप बैठा लीजिए, इसमें से 45,000 आप घटा लीजिए तो 19,000 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 19,000 रुपये का बिल्डिंग आप और खरीदे हैं, तो यहाँ पर कैश परचेज। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर ये बैलेंस इधर ना आके इधर आ जाए तो क्या होगा, तो इधर परचेज आया तो उधर सेल आ जाएगा। तो सेल आया मतलब सेल हुआ मतलब पैसा आया आपके पास तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ आप परचेज किए हैं, इसका मतलब आपका पैसा गया है, तो गया है तो आपको लेस करना। लेकिन किस एक्टिविटीज में, तो फिक्स एसेट्स का जब भी हम परचेज सेल करते हैं इन्वेस्टिंग में, यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके इसको लेस कीजिएगा। अभी इन्वेस्टिंग हम लोग बनाने वाले हैं थोड़ी देर में, लेस कीजिएगा, याद दिलाइएगा। और जो डिप्रिसिएशन है ना 4,000, ये तो एक तरह से प्रॉफिट लॉस से संबंधित है, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आपको प्लस करना है। तो ऑपरेटिंग का काम तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, 4,000, तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन 4,000। ठीक, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और क्या आता है, करेंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। तो करंट लायबिलिटीज में एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करंट लायबिलिटीज में अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो प्लस कीजिए, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करता है तो माइनस कीजिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आपका देखिए क्रेडिटर आपका कितना था, आपका क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है, हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, आपका क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है और क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर कितना था आपका 40,000 था और ये बढ़ के हो गया 44,000। तो आप ही बताइए क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो यहाँ क्या बोलता है कि करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो प्लस होगा, तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, क्या लिख के, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितना इंक्रीज हुआ है, 4,000। तो ये तो समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो एक बात और गौर कीजिएगा, अब करंट एसेट्स का भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप। करंट एसेट्स में उल्टा होता है, अगर करंट एसेट्स आपका इंक्रीज करता है तो माइनस करना है, और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब जरा से यहां पर ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका डेटर हो गया और स्टॉक हो गया। अब डेटर की बात हम ले लेते हैं। डेटर आपका क्वेश्चन में डेटर कितना है, 25,000 और हो गया 20,000 है, 25,000 और हो गया कितना, हो गया आपका 20,000। तो आप ही बताइए घटा कि बढ़ा, ये डिक्रीज किया, क्या किया, ये डिक्रीज किया। कितना डिक्रीज किया, 5,000 डिक्रीज किया। तो डिक्रीज किया तो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। ये डिक्रीज किया, डेटर डिक्रीज किया तो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 5,000 का। तो अब यहां पर एड डिक्रीज इन डेटर 5,000 प्लस में आया। तो डेटर का भी काम हम लोगों ने कर लिया। अब स्टॉक का काम करेंगे। स्टॉक भी करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स का ही रूल अप्लाई होगा। तो स्टॉक आपका कितना था, 30,000 था, हो गया 42,000। था आपका 30,000
और ये स्टॉक बढ़ के हो गया 42,000। तो अब आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है स्टॉक आपका। कितना इंक्रीज किया? 12,000 रुपए स्टॉक आपका इंक्रीज किया। आपका स्टॉक क्या किया? इंक्रीज किया 12,000 रुपए। 12,000 रुपए स्टॉक इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने पे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो यहां पर लिखिएगा लेस इंक्रीज इन स्टॉक। कितना? 12,000। तो जितना भी लेस आइटम है उसको आप ब्रैकेट बना दीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक यही लेस था। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पीएल आता है, डिप्रिसिएशन आया, गुडविल, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट, रिटर्न ऑफ, ये सब आता है, इंक्रीज और डिक्रीज आता है। तो अब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई आइटम नहीं है। अब एक काम कीजिए, आप इसको यहां से थोड़ा सा, यहां पर जगह कम हो गया, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, इसके सिधाई में करते हैं। क्या लिखा हुआ था यहां पर? टू बैलेंस बीडी और टू कैश परचेज। परचेज किए हम लोग बिल्डिंग को, परचेज, समझ गए आप? और ये आपको बताए थे यहाँ पर कि ये लेस होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यूज भी कर लेंगे इस कॉलम का। तो यहाँ से थोड़ा सा जगह लीजिए आप। तो 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 में 12 गया 7,000। यहाँ से 7,000 मेरा बाहर आ रहा है। तो 7 3 10,000, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट कैश फ्लो, यहाँ पर फ्लो या यूज दोनों हमने लिखा था, लेकिन अभी हमको पता चला कि प्लस में आया मतलब फ्लो हो रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, शॉर्ट में ऑपरेटिंग लिख करके आप एक्टिविटीज यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका हो गया। अब बी नंबर में आप आ जाइए, कैश। अब फ्लो होगा कि यूज होगा अभी हमको पता नहीं है, तो फ्लो और यूज हम दोनों लिख रहे हैं, अब लिख देते हैं फ्रॉम। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आप कहेंगे कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? तो जितना भी फिक्स एसेट्स है, जैसे कि ये मशीनरी है और बिल्डिंग, यही आपका इन्वेस्टिंग में आएगा, और कोई फिक्स एसेट्स नहीं है। तो हम लोग इसका लेजर भी बनाए थे। लेजर में पता चला कि हम लोग मशीनरी खरीदे हैं 6,000 का, तो पैसा गया होगा, तो गया होगा तो लेस में आएगा। लेस, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो हो रहा है, इन फ्लो की आउट फ्लो, तो पैसा गया होगा, यानी पैसा आउट फ्लो हो रहा है, तो लेस होगा, लेस। और यहाँ लिखा जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। आप 6,000 का मशीन परचेज किए, देखिए माइनस आइटम आ गया। यहाँ 19,000 का परचेज किए हैं आप बिल्डिंग, तो ये भी लेस हो जाएगा, लेस। यहाँ पर लिखा जाएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। 19,000 का बिल्डिंग भी आप परचेज किए, तो ये भी आपका माइनस हो गया। अब इन्वेस्टिंग और कुछ नहीं है, तो इसको भी थोड़ा बाहर ले जाइए। दोनों माइनस आइटम ही है, तो 25,000 पूरा ये बाहर चला गया, लेकिन माइनस में गया बाहर, ठीक है। तो इसके सिधाई पे आप लिखिएगा नेट, ये फ्लो नहीं हुआ, यूज हुआ, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट में इन्वेस्टिंग ऐसे लिखिए, एक्टिविटीज। ये 25,000 रुपया माइनस में आया, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर में क्या लिखेंगे? कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अब जैसे यहां पर भी, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप तो समझ ही रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। थोड़ा जगह बचा लेते हैं यहाँ पर। ये क्या था आपको याद होगा, यहाँ पर लिखा था टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लिखा था टू कैश परचेज, कैश परचेज, PUR लिख देते हैं, समझ जाइएगा, परचेज। तो अब यहाँ पर फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? तो देखिए लोन फाइनेंसिंग में आता है, ये एक लोन देख लीजिए, और ये शेयर कैपिटल, यानी फाइनेंस से संबंधित जो होता है। तो लोन देखिए आपका 40 था 30 हो गया, लोन घटा है ना, तो घटता कब है? जब आप पैसा पेमेंट करते हैं, तो ये भी लेस में जाएगा, लेस पेमेंट ऑफ लोन ऑफ IDBI बैंक। IDBI बैंक का लोन आप पेमेंट की, कितना पेमेंट किए? 40,000 था, 30,000 हो गया,
तो 10,000 आप पेमेंट किए, तो ये 10,000 भी आपका माइनस आ गया। अब शेयर कैपिटल 80,000 था और हो गया 1,03,000, तो 23,000 बढ़ा है। इसका मतलब आप शेयर इशू किए होंगे तो पैसा आया होगा, तो एड यहां पर हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स। आप नया शेयर इशू किए होंगे 23,000 का, तो आपका पैसा आया, ये प्लस हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों को मिला के आप बाहर ले जाइए, तो यहां से हमारा 13,000 प्लस में बाहर आ रहा है, तो प्लस में आता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये फ्लो हो गया। अब यहां से यहां तक जोड़िए 25,000, पहले इसको जोड़िए 10,000 और 13,000, 23,000 में 25,000 गया, तो हमारा माइनस में अनुसार आ रहा है, कितना आ रहा है अभी तक 2,000 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे नेट डिक्रीज्ड इन कैश, नेट डिक्रीज्ड इन कैश। और एक बात सुन लीजिए, अगर यही प्लस में आता तो नेट इंक्रीज इन कैश लिखते। यहां तक तो आप समझ गए। अब थोड़ा यहां भी जगह पर बनाना है हमको। ये करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब यहां पर एक काम और कीजिए, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में कैश कितना है इसको जोड़ेंगे, तो देखिए इसमें एक ही चीज है, वो कैश है। बैंक होता है, ये सब होता है, तो कैश का ओपनिंग देखिएगा, ओपनिंग कितना है आपका 5,000 है, तो देखिए इसको हम प्लस करेंगे। प्लस कर दिए, प्लस करने के बाद आपका आंसर कितना है 3,000। ये क्लोजिंग के बराबर हम आपको बताया जैसे कि यही आंसर आपका आएगा। देखिए आ गया, तो यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर, एंड आपका ये आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो जाता है, जो आपका कैश का क्लोजिंग है। एक्चुअली इसके साथ और भी फैमिली है, कैश है, बैंक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और बैंक ओडी माइनस होता है, ठीक है। तो वो सब मिला करके ओपनिंग वाला सबको प्लस करेंगे और क्लोजिंग वाला को माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर होता है। तो देखिए अच्छा समझ में आ गया। तो हम लोग सेट 2 पूरा कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग सेट 3, हम लोग एक वीडियो में सेट 1, 2, 3 नहीं बना सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट अलग अलग बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग जितना भी तीनों मॉडल सेट का जो सब्जेक्टिव थ्योरिकल है उसका अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।